नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग कंटिन्यू किए हुए थे। आज हम लोग देखेंगे लगभग 24-25 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आज का, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन, कृषक आंदोलन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, जाति विरोधी आंदोलन। बात करते हैं यहाँ पे ज्योतिबा फुले के, तो यह महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इनका पूरा नाम था महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले था और वे भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, विचारक के रूप में और मोस्ट इम्पोर्टेंट जाति विरोधी समाज सुधारक के साथ साथ लेखक भी थे। उन्होंने भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया और खासकर किसानों तथा निम्न जाति के लोगों के लिए अधिकारों के लिए यहाँ पे संघर्ष भी किया। आगे चल के 1873 ईस्वी में इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया ताकि महाराष्ट्र में निचली जातियों के लिए समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले और इनके साथ मिलकर पूना में एक बालिका विद्यालय खोला गया। बालिका विद्यालय खोला गया। आगे चल के इनके इन्हीं सामाजिक कार्यों के लिए इनको महात्मा की उपाधि दी गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महात्मा की उपाधि से इनको नवाजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे भवन दिया है और एक तरफ दिया है यहाँ पे निर्माणकर्ता। चलिए बारी बारी से हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे सुल्तानगढ़ी। देखा जाए सुल्तानगढ़ी को यहाँ पे तो लगभग 1231 के आसपास इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े बेटे, जो काफ़ी योग्य था, चहेता था, लेकिन असमय मृत्यु हो चुका था, नसरुद्दीन महमूद के अवशेषों पर बनवाया हुआ था। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा देखेंगे बिल्कुल ही कुतुब मीनार के आसपास, लगभग उससे 7-8 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। तो इसको बनाया गया था यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा। दूसरा है यहाँ पे लाल महल। इसका निर्माण कराया गया था गयासुद्दीन बलबल के द्वारा। वर्तमान में देखेंगे तो दक्षिण दिल्ली के निजामुद्दीन वाले क्षेत्रों में यहाँ पे बनाया गया था। और सबसे इसकी खासियत ये है कि एक बार मोरक्को यात्री इब्न बतूता को यहाँ पे रखा गया था, जिसने अपने संस्मरण में इसके बारे में लिखा गया था, मैंने उसके द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ था इब्न बतूता। तो यहाँ पे लाल महल का संबंध हो जाएगा बलबन से। तीसरा है यहाँ पे जमात खाना मस्जिद। इसको बनाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, खिज्र खान के द्वारा। एक्चुअली यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे दिया हुआ है, तो जमात खाना मस्जिद का संबंध सीधे ही यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इसको बनाया गया है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान के द्वारा। दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है, जिसका इस्तेमाल आज भी इबादत के लिए यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा। इसी को बोला जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। लास्ट में जो बच गया, जैसे कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है यहाँ पे, इसका निर्माण इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे कराया गया था। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था मोहम्मद गोरी ने ही यहाँ पे आदेश दिया हुआ था कि 60 घंटे के भीतर, वही होता है 2.5 दिन हो यहाँ पे हो जाएगा, 60 घंटे के भीतर बनाने का आदेश दिया हुआ था। बहुत सारे श्रमिक लगे और लगभग दीवार का एक साइड यहाँ पे लगभग बनाया गया, ताकि सुल्तान वहाँ पे आके, खासकर मोहम्मद गोरी था उस समय, आके प्रार्थना कर सके, नमाज पढ़ सके। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2.5 दिन का झोपड़ा का संबंध हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा A का 3, B का 4, A का 3, B का 4,
सी का 1 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा एक ही उत्तर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ए। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? राधा स्वामी सत्संग यहाँ पे दिया है, लाहौर दिया हुआ है। भारत धर्म महामंडल दिल्ली। सनातन धर्म रक्षणी सभा यहाँ पे कलकत्ता दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता यहाँ पे दिया हुआ है। ये गलत हो जाएगा तो सही, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सही सुमेलित है? सनातन धर्म रक्षणी सभा, सनातन धर्म रक्षणी सभा 1873 में कलकत्ता में ही किया गया था, इसीलिए करेक्ट होगा। बाकी सारा यहाँ पे गलत है। गलत कैसे, हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग ब्यास भी इसे बोला जाता है, RSSB। इसका मुख्य केंद्र हुआ करता था उत्तर भारतीय जो राज्य पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में बिल्कुल ही ब्यास नदी के तट पर इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना देखेंगे 1891 में जयमल सिंह ने की हुई थी, जयमल सिंह ने की हुई थी। तो इस प्रकार देखेंगे यहाँ पे लाहौर नहीं होगा। दूसरा है यहाँ पे भारत धर्म महामंडल, ये दिया हुआ है दिल्ली, जबकि ये गलत हो जाएगा। दिल्ली की जगह यहाँ पे हो जाएगा हरिद्वार में। हरिद्वार में पंडित दीन दयाल शर्मा द्वारा, पंडित दीन दयाल या फिर दीन दयालु शर्मा भी इनको यहाँ पे बोला जाता है। यह भी एक प्रमुख हिंदू संगठन था। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे देव समाज बनारस में, देव समाज बनारस में, बनारस नहीं होगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लाहौर में। 1887 ईस्वी को किया गया था। यह भी एक धार्मिक और सामाजिक सुधार संस्था था। इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट है यहाँ पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस राजा की रजत मुद्राएं है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, जो भी उसका वेट था उसको इंडिकेट कर रहा है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1 और 2 दोनों। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के, जिसको रजत मुद्रा भी बोला जाता है, उसको जारी करने वाला माना जाता है कि पहला गुप्त शासक था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहला गुप्त शासक था और उसी को यहाँ पे रूपक भी कहा गया, रूपक, चांदी का रूपक भी कहा गया। ये सिक्के देखेंगे तो आसपास के क्षेत्रों में भी चल रहा था, जैसे कि मालवा हो गया, मालवा गुजरात। तो इसका मतलब कि गुप्त काल का सिक्का अगर मालवा और गुजरात में चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि मालवा और गुजरात के क्षेत्रों की तरफ भी चंद्रगुप्त द्वितीय का पूरी तरीके से कंट्रोल होगा ही होगा। इसका वजन कितना हुआ करता था? तो 33 ग्रेन, ठीक है, 33 ग्रेन हुआ करता था, लगभग 33 दाने के रूप में आप समझ सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ और चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि वह समुद्रगुप्त का पुत्र था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है जिसको प्रथम के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पे एक है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी एक लीजेंडरी शासक हुआ और इसने अपना साम्राज्य विस्तार देखा जाए तो वैवाहिक संबंधों को स्थापित करते हुए, वैवाहिक संबंधों को स्थापित करते हुए यहाँ पे किया। अपनी बेटी तक का इसने, ठीक है, कह सकते हैं कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है, पूरी तरीके से उपयोग किया, यूज किया। गुजरात के क्षेत्रों की तरफ, वाकाटक वंश की तरफ देखेंगे तो उसने शक शासक से पश्चिमी मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त की। अब यही है, ध्यान रखिएगा, शक शासक, शक विजय यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, ठीक है, शक विजय के संदर्भ में। इसके अलावा देखेंगे तो उसने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया और उज्जैन के दरबार में ही इसके 9 रत्न
काफ़ी फेमस नाम, ध्यान रखिएगा। नवरत्न से पूरी तरीके से सुशोभित हुआ करता था, जिसमें देखेंगे तो कालिदास, अमर सिंह, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है उन नवरत्नों में। फाहियान इसी के दरबार में आया हुआ था। पूछ देता है डायरेक्ट प्रश्न कि फाहियान किसके समय आया हुआ था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है यहाँ पे दार्शनिक और दूसरी तरफ दिया है यहाँ पे दर्शन। देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर 1 है यहाँ पे रामानुज। रामानुज के द्वारा देखा जाए तो विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन की स्थापना की गई थी और खासकर उनके द्वारा वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तो यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे मैचिंग हो जाएगा, यहाँ पे ए का हो जाएगा यहाँ पे 4, विशिष्टाद्वैत। उसके बाद है यहाँ पे माधवाचार्य। माधवाचार्य अपने जीवन काल में माना जाता है कि इनके बाद 2 बार द्वैत दर्शन को प्रतिपादित किया और पूरे भारत में अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे कि गीता, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, गीता, तात्पर्य, इसके अलावा महाभारत, तत्पर्य, नियम। तो माधवाचार्य का संबंध हो जाएगा यहाँ पे द्वैत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे द्वैत। उसके बाद है यहाँ पे निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य का जो दर्शन था, ठीक है, द्वैताद्वैत, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, द्वैताद्वैत, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ द्वैत, ये हो जाएगा यहाँ पे माधवाचार्य का। निम्बकाचार्य का हो जाएगा यहाँ पे द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत में निम्बकाचार्य के द्वारा बताया गया कि सर्वोच्च कौन है यहाँ पे, ब्रह्म। ब्रह्म ही सर्वोच्च है, उसके बराबर या श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ब्रह्म को ही सृष्टि की रचना, पालन और विनाश का एकमात्र कारण माना गया है। इस प्रकार देखा जाए तो निम्बकाचार्य ने भक्ति के माध्यम से योग, विश्वास, इन सारे ही चीज़ों पे बल दिया। लास्ट में अब बच जा रहा है यहाँ पे वल्लभाचार्य। अब देखेंगे यहाँ पे तो जो भी बच गया, जैसे कि फर्स्ट नंबर बच रहा है शुद्ध द्वैतवाद, इसका उन्होंने सिद्धांत दिया और इसी को यहाँ पे कह सकते हैं कि पुष्टि मार्ग हो गया। पुष्टि मार्ग नामक दर्शन का भी प्रतिपादन किया। उनका मानना था कि ब्रह्म की पहचान, अर्थात ब्रह्म कोई और नहीं है, ठीक है, कृष्ण को ही यहाँ पे ब्रह्म मान रहे हैं, कृष्ण। तो ध्यान रखेंगे। इस प्रकार देखेंगे तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए का 4, बी का 3 और सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2 और यहाँ पे डी का हो जाएगा 1। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है पूरा का पूरा, देख पा रहे हैं, गदर पार्टी की स्थापना, चटगांव, इसी को, ठीक है, चिटगांव शस्त्रग्राह छापा भी बोला जाता है, बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बम कांड। बारी बारी से हम लोग यहाँ पे देखते चलते हैं। नंबर 1 यहाँ पे बात करें गदर पार्टी की स्थापना को लेके तो 15 जुलाई 1913 को, ये डेट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना। इसको शुरू में देखा जाए तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम दिया गया। पैसिफिक, क्योंकि ये भारत से बाहर देखेंगे, ठीक है, पैसिफिक ओशियन के साइड यहाँ पे किया जा रहा है, हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम यहाँ पे दिया गया। इसमें संस्थापक के रूप में देखा जाए, ठीक है, खासकर इसके जो अध्यक्ष थे, ये बार बार पूछता है, अध्यक्ष सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना। इसके अलावा और भी नाम, काफ़ी फेमस नाम, जैसे कि लाला हरदयाल, लाला हरदयाल के अलावा संत बाबा वसाखा सिंह, संत बाबा वसाखा सिंह, इसके अलावा संतोख सिंह, संतोख सिंह, ऐसे सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, जिसमें 2 नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है, सोहन सिंह भाकना और यहाँ पे हो जाएगा लाला हरदयाल। इन्हीं लोगों से काफ़ी कह सकते हैं कि मोटिवेटेड थे, भगत सिंह भी। उसके बाद है यहाँ पे चटगांव शस्त्रगार छापा। ये हुआ था लगभग 18 अप्रैल 1930 को, 18 अप्रैल 1930 को। किसके नेतृत्व में किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने बताया भी था आप लोगों को, सूर्यसेन के नेतृत्व में। सूर्यसेन के नेतृत्व में। सूर्यसेन को यहाँ पे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अविभाजित बंगाल के चटगांव जिले में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर यहाँ पे छापा मारा था। उसके बाद है यहाँ पे बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना। ये हुई है यहाँ पे 1915 में। देखेंगे 1915 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना की गई थी। इस गठन के पीछे अब कुछ नाम है: वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता, इसके अलावा लाला हरदयाल। 3 नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है: वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, इसके अलावा भूपेंद्रनाथ दत्ता, लाला हरदयाल सब थे। और इस समिति का गठन द जिमरमैन प्लान के तहत, द जिमरमैन प्लान के तहत जर्मन विदेश कार्यालय की मदद से किया गया था। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे बच जाता है केंद्रीय असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को यहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका हुआ था। तो यहाँ पे आप आसानी से इसको अरेंज कर सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, देख पा रहे हैं। नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 के बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 4 और सबसे लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, चटगांव शस्त्रागार छापा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? क्या रखा है यहाँ पे, देख पा रहे हैं, तूतीनामा रखा। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी, अब्दुल रज्जाक, शिहाबुद्दीन अल उमरी, अमीर खुसरो। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। इसी ने चिंतामणि भट्ट के संस्कृत ग्रंथ जिसका नाम है सुका सप्तती का फारसी में अनुवाद किया हुआ था और उसी को यहाँ पे तूतीनामा की उपाधि दी हुई, मतलब दी गई थी। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी की बात करें तो लगभग 1192 के आसपास देखेंगे तो यह भारत आया। पहले भारत आएगा देखेंगे तो यहाँ पे लाहौर के आसपास क्षेत्रों में रहा, उसके बाद फिर दिल्ली के क्षेत्रों में आ गया और कुछ समय के रहने के बाद वह जाके अजमेर में बस गया, जहाँ 1236 में उसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। इसके कुछ फेमस टिप्पणी है, इस टिप्पणी को आपको ध्यान रखना है। ये बोलता है कि वर्षों से मैं काबा के इर्द गिर्द घूमता था, अब काबा मेरे इर्द गिर्द घूमता है। तो यह स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकता है। वर्षों से यहाँ पे काबा को लेके यहाँ पे, ठीक है, बोल रहा है कि इर्द गिर्द घूमता था, अब काबा मेरे इर्द गिर्द घूमता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? धार्मिक संश्लेषण के बारे में 11वां, 12वां, 13वां, इसके अलावा है द्वितीय शिलालेख। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी, 12वां शिलालेख। इसमें बताया गया है सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित किया जाएगा या फिर विकसित करने का पूरी तरीके से अशोक के द्वारा अपील किया गया था। अशोक की देखिए जब भी बात आती है तो आपको ध्यान रखना है मौर्य वंश के तीसरे सम्राट जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अलावा हो जाएगा बिंदुसार हो जाएगा, उसके बाद उसका जो भी पुत्र है यहाँ पे अशोक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे माना जाता है कि कलिंग युद्ध के भयानक प्रभाव को देखने के बाद से अशोक बौद्ध धर्म में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया और फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे उपमहाद्वीप में कार्य करने लगा, जैसे कि आधुनिक अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सारे ही क्षेत्रों पे उसने बड़े बड़े यहाँ पे कई सारा स्तंभ हो गया, शिलालेख, ये सारे यहाँ पे बनवाया, लिखवाया, सब किया यहाँ पे। इसी में कुछ इम्पोर्टेंट शिलालेख है, देखिए जैसे कि शिलालेख सेकेंड में जो कि बार बार पूछा जाता है, इसमें बताया गया है कि मनुष्य और जानवरों के चिकित्सा उपचार, फलों के रोपण और औषधीय जड़ी बूटियों और कुओं की खुदाई का उल्लेख किया गया है। बार बार पूछता है, देखेंगे शिलालेख
यहाँ पे 2 है। शिलालेख 12 में देखेंगे यहाँ पे तो कलिंग, सॉरी, शिलालेख 13 में देखेंगे यहाँ पे तो कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। इसे भी बार बार रिपीट किया जाता है, कलिंग विजय का उल्लेख है और कलिंग युद्ध के अंत में जारी किया गया है। तो इतना पर्याप्त है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजय को काल क्रमानुसार यहाँ पे व्यवस्थित कीजिए। जो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या फिर जो भी उसका कह सकते हैं कि जो उसका गुलाम था, ठीक है, मलिक कफूर, उसके द्वारा किस प्रकार से यहाँ पे क्रम में विजय किया गया, इसे हम लोगों को देखना है। जैसे कि रणथंभौर विजय, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। अपने शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन ने जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पे मानी जाती है, खासकर जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ से मंगोल आक्रमण के खिलाफ उसने अपने राज्य की रक्षा की और आगे चल के फिर से जब वो स्टेबलाइज हुआ तो विभिन्न राज्यों पे अपना कब्जा करना, साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। उसके द्वारा कुछ साम्राज्य विस्तार है जैसे कि हम लोग देखते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे देखेंगे तो 1299 के आसपास वो गुजरात की विजय करेगा। यहाँ पे मैं मेंशन करते चलता हूँ 1299 के आसपास शासक बनने के बाद से माना जाता है कि पहला उसका सैन्य आक्रमण था गुजरात में। और उस समय गुजरात का जो शासक था यहाँ पे कर्ण था, ध्यान रखिएगा, कर्ण था। इस हमले के डर से माना जाता है कि कर्ण ने खुद को और अपने परिवार को महाराष्ट्र के देवगिरी में यहाँ पे बचा लिया था। एक किंवदंती और है कि रास्ते में ही इसकी बेटी मिल गई, देवल देवी। इस देवल देवी का विवाह इसने मतलब अलाउद्दीन ने अपनी पुत्र जिसका नाम था खिज्र खां से यहाँ पे कर दिया था, खिज्र खां से कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी पे। और उस समय यहाँ पे शासन था यहाँ पे चौहान वंश का जो कि कौन था यहाँ पे, हमीर देव। माना जाता है कि हमीर देव ने यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के जो भी दुश्मन थे उसको यहाँ पे मदद किया हुआ था। कुछ जो भी मुसलमान थे इसको यहाँ पे शरण दिया हुआ था। इसी का खुमियाजा हमीर देव को यहाँ पे भुगतना पड़ा और 1301 के आसपास हमीर देव को यहाँ पे पराजित किया गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा चित्तौड़। यहाँ पे हो जाएगा चित्तौड़ का अभियान 1303 के आसपास। चित्तौड़ पर देखिए हमला करने का कारण था कि गुजरात के बिल्कुल ही व्यापारिक मार्ग पे पड़ता था। तो चित्तौड़ की कहानी आप लोगों को याद ही होगा, मूवी वगैरह कई सारी यहाँ पे बन चुकी है। गुजरात के व्यापारिक मार्ग के रास्ते पर पड़ता था और यही कारण था इस युद्ध में अलाउद्दीन के साथ प्रसिद्ध जो सूफी जो कवि था अमीर खुसरो भी यहाँ पे मौजूद था। इस जीत के बाद से इस किले का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पे खिज्राबाद यहाँ पे कर दिया गया था। लास्ट में यहाँ पे होगा देखेंगे वारंगल लगभग 1308 में इसमें मलिक कफूर जाएगा। काकतीय वंश दक्षिण भारत में होगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ। वहीं पे जो शासक था रुद्रदेव, ध्यान रखिएगा, प्रताप रुद्रदेव, और माना जाता है कि उसका क्षेत्र काफ़ी समृद्ध था और उसने अलाउद्दीन खिलजी की शासन को स्वीकार कर लिया और कोहिनूर हीरा यहीं से मिला हुआ था। कोहिनूर हीरा उसको यहीं से मिला हुआ था उपहार में। आगे देखेंगे तो फिर वो देवगिरी में, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 1306 से 7 में देवगिरी में द्वार समुद्र 1310 में। इसके अलावा मदुरा विजय 1311 में। ऐसे तमाम सारे अभियान यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी या फिर उसके अधीन यहाँ पे किया गया था। तो इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, आप लोगों को तो पता लग ही गया होगा। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे देखें तो नंबर 1 यहाँ पे गुजरात से शुरू हुआ था, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी 2143। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है मुदकी का युद्ध।
मुदकी का युद्ध 1845 में यह युद्ध हुआ है। देखिए कुछ ऐसे इसमें नाम है जैसे मुदकी का युद्ध, पोर्टोनोवा है, सकरखेड़ा है, बेदारा है, ये सारे आपको एग्जाम में बिल्कुल ही ठीक है नए प्रश्न के रूप में देखने के लिए मिल सकता है। बहुत अधिक इन युद्धों के बारे में जानकारी आपको नहीं के बराबर ही मिलती है, तो बिल्कुल ध्यान से देखें। 1845 में हुआ था मुदको की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और पंजाब के सिख साम्राज्य के बीच। तो यहाँ पे हो जाएगा अंग्रेज वर्सेस पंजाब के सिखों के बीच यहाँ पे किया गया था। लगभग 18 दिसंबर 1845 को ये किया गया था, जो भी उस समय सिख खालसा सेना थी, और इसमें देखेंगे तो सिखों की पराजय हुई थी। पोर्टोनोवा की लड़ाई है यहाँ पे 1781 में। ये लड़ाई हुआ था मैसूर के जो शासक था उस समय हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा हुआ था। इसमें भी अंग्रेज सब विजय हुआ था। हैदर अली उसमें देखेंगे तो साम्राज्य विस्तार के दौर से गुजर रहा था, तो एक अच्छा खासा ठीक है हैदर अली को नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद है यहाँ पे सकरखेड़ा का युद्ध 1724 है। लगभग यहाँ पे देखेंगे 11 अक्टूबर 1724 को ये लड़ा गया था, और सकरखेड़ा का युद्ध बरार में हुआ था, जो दक्कन सल्तनत में ही देखेंगे बीच का ही एक क्षेत्र हुआ करता था बरार, ठीक है। गोलकुंडा, अहमदनगर सब आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, तो बरार में हुआ था। सकरखेड़ा की लड़ाई देखेंगे तो निजाम उल मुल्क और मुबारिज खान जो कि दक्कन के सूबेदार में ठीक है लड़ी गई थी। उसके बाद है यहाँ पे बेदारा का युद्ध 1759 में, बहुत इम्पोर्टेंट है बेदारा की लड़ाई। इसमें अंग्रेज वर्सेज डच थे, और यहीं से बेचारे डच भारत में अपना विस्तार करने में असफल रहे। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना द्वारा डच सेना को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया गया, और इसके बाद से फिर देखेंगे तो बिल्कुल ही अंग्रेज़ों के समक्ष कोई भी ऐसी यूरोपीय शक्ति मौजूद नहीं थी जो उनके साम्राज्य विस्तार को या फिर उनके वर्चस्व को रोक सके। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। देख पा रहे हैं 1724 के बाद हो जाएगा 1759, मतलब यहाँ पे उल्टा पूरी तरीके से अरेंज कर देना है, ठीक है। 3 के बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव की आकृति या मॉडल प्राप्त होता है? अब ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए नाव की आकृति अगर मिल रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी हो सिंधु घाटी का क्षेत्र होगा बिल्कुल ही नदियों के किनारे बसा होगा, और नदियों के किनारे बसने वाला 2 इम्पोर्टेंट क्षेत्र है यहाँ पे मोहनजोदड़ो एवं लोथल। मोहनजोदड़ो एवं लोथल, जैसे कि लोथल से जो खुदाई हुई है वहाँ पे नावों के मिट्टी के मॉडल मिले हैं, नावों के मिट्टी के मॉडल मिले हैं। और लोथल जो कि गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदी के बीच, भोगवा और साबरमती नदी के बीच आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरा है यहाँ पे मोहनजोदड़ो, यहाँ पे भी जो भी मुहर मिला हुआ है उस पर भी देखेंगे तो नाव का मॉडल आपको दिखाई देगा। यह वर्तमान में सिंधु नदी के बिल्कुल ही बगल में स्थित है पाकिस्तान में, और 1920 के दशक में देखेंगे तो वहाँ पे विशाल स्नानागार, एक समान इमारतें, इसके अलावा माटबा प्रणाली, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे खोजी गई थी। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? नगाजनी कुंड, घंटसाला, अमरावती, बोधगया। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अमरावती। ध्यान रखिएगा अमरावती में बुद्ध नहीं गए थे, बिल्कुल ही दक्षिण का क्षेत्र था उस समय, इतना दूरी तो पैदल यात्रा करके नहीं जा सकते थे, कई बार पूछता भी है। अमरावती में यहाँ पे नहीं गए थे। तो अमरावती स्तूप देखा जाए तो बुद्ध के जीवन की घटना और जातक कथाओं को ये दर्शाते हैं, लेकिन बहुत सारे जानकारी के अभाव में इसको बहुत अधिक ठीक है संरक्षण के अभाव में कह सकते हैं, ठीक है। ये स्तूप पूरी तरीके से टूट गया था, खासकर उसका तोरण द्वार वगैरह टूट गया था। इसी पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा आर्यक स्तंभ वाला मंच।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी भी स्तूपों को देख लेते हैं हम लोग। चलिए, नंबर ए है यहाँ पे नागार्जुनी कुंड। नागार्जुनी कुंड ये भी दक्षिण भारत में ही स्थित है। सबसे समृद्ध बौद्ध अध्ययन केंद्रों में से भी एक माना जाता है। इसमें भी बौद्ध नक्काशी से प्रदर्शित कई गुफाएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। नागार्जुनी कुंड, जिसे विजयपुरी के नाम से जाना जाता है, इक्ष्वाकु साम्राज्य की राजधानी थी। इक्ष्वाकु साम्राज्य की राजधानी थी। उसके बाद है घंटसाला। इसका प्राचीन नाम है कटकशिला। कटकशिला। और काफ़ी फेमस नाम, जैसे कि ग्रीक भूगोलवेत्ता है टॉलमी के द्वारा जो मिसोलिया है, वर्तमान में जो मछलीपट्टनम के क्षेत्र में कोंटाकोशिला के एक भंडार का विशेष उल्लेख किया गया है। तो इससे को रिलेटेड यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद लास्ट में है यहाँ पे बोध गया। बिल्कुल ही आपको लीलाजा नदी के किनारे, इसी को संस्कृत में निरंजना नदी भी बोला जाता है। तो बुद्ध के समय में उर्वेला के नाम से भी जाना जाता था बोध गया। वहीं पे देखेंगे तो राजा अशोक ने इसी स्थान पर पहले मंदिर का निर्माण किया हुआ था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बोध गया गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ। वैसे ही यहाँ पे हो जाता है बोध गया। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, बोध गया को यहाँ पे 2002 में यूनेस्को की विश्व हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? काफ़ी फेमस प्रश्न है, आई थिंक बहुत लोगों को पता भी होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में बहुत सारे लोग बैसाखी के दिन यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और उसी समय देखेंगे यहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर अपने साथ लाए गए लगभग 90 सैनिक थे। इसने परमिशन दे दिया निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाने के लिए। माना जाता है कि लगभग 379 निर्दोष लोग इसमें मारे गए थे। और इसी से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अपनी उपाधि अर्थात नाइटहुड को यहाँ पे वापस कर दिया गया था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ताराबाई शिंदे, एमजी रनाडे, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय। अभी ऊपर मैंने बताया था आपको सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुले ने ही 1873 में मुंबई में महाराष्ट्र में कह सकते हैं, ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। मुंबई नहीं होगा यहाँ पे, पुणे मैंने बताया था, ठीक है, पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था खासकर महाराष्ट्र में जो भी दलित लोग थे, शूद्र थे, महिलाओं के उत्थान से संबंधित था। और इनकी पत्नी जो थी सावित्रीबाई फुले महिला वर्ग के लिए सामाजिक गतिविधियों का वो भी पूरी तरीके से संचालन करती थी, जैसे कि बालिका विद्यालय की स्थापना भी किया गया था। और भी नाम है जैसे कि ताराबाई शिंदे, ये भी सत्यशोधक समाज की सदस्य बनी हुई थी और जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले की सहयोगी भी थी। इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई है, जैसे कि स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष इनके द्वारा तुलना किया गया था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनको फेमिनिज्म, नारीवाद के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद है यहाँ पे एमजी रनाडे। एमजी रनाडे को पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। एक गुरु थे, दो काफ़ी फेमस लोग, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, दोनों के राजनीतिक गुरु थे। 1861 में एमजी रनाडे के द्वारा विधवा विवाह संघ, विधवा
विवाह संघ की स्थापना की गई थी। रनारे ने सरकार और लोगों का खासकर लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। पूछा जा सकता है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर था ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसे हम लोग बारी बारी से देखते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे ईशान वर्मन हरहा पसाड़ अभिलेख। देखा जाए तो ये तो सही सुमेलित है। इस अभिलेख को हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो मौखरी वंश के शासन के बारे में पता चलता है। मौखरी वंश के शासकों के बारे में खासकर लंबी लिस्ट है उनकी, जैसे कि एक नाम आएगा इसमें ईशान वर्मा। ईशान वर्मा तक की पूरी इसमें जानकारी मिल रही है। वर्तमान में ये जो हरहा पसाड़ अभिलेख है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हरहा स्थान पे, बाराबंकी जिले में ही एक स्थान है हरहा, वहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसका उद्देश्य था भगवान शंकर के मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, रिपेयरिंग करना कह सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र। यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर गया ताम्रपत्र की हम लोग बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसको बिहार के गया जिले से जनरल कनिंघम के द्वारा यहाँ पे प्राप्त किया गया था। और सर्ववर्मन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये भी मौखरी वंश का शासक था, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, जैसे कि जीवित यहाँ पे गुप्ता सेकेंड है, देव बर्णा का अभिलेख, इसके भी बारे में देख लेते हैं। गुप्त काल से संबंधित है, खासकर जो उत्तर गुप्त काल के शासकों में एक नाम है जीवित गुप्त द्वितीय, उसी के समय का है। और यहाँ पे सबसे खास बात है कि यहाँ पे एक प्राचीन सूर्य मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि राजा समुद्र गुप्त के काल में यहाँ पे बनाया गया था। इसके अलावा लास्ट है ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जौनपुर में जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार में पाया गया एक अधूरा संस्कृत शिलालेख कह सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। इस शिलालेख का एक अन्य मौखरी शिलालेख के साथ मिलान करने से यह स्पष्ट होता है कि जौनपुर शिलालेख उनके पुत्र ईशान वर्मन, बार बार नाम आ रहा है यहाँ पे, ईशान वर्मन जो कि एक मौखरी शासक था या उनके उत्तराधिकारियों में से एक के रूप में इसको माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है व्यक्ति और यहाँ पे संबंधित कार्य या पद दिया हुआ है, जैसे कि डीके कर्वे, काफ़ी फेमस नाम है। डीके कर्वे के द्वारा क्या किया गया था, तो विधवा पुनर्विवाह संघ की यहाँ पे स्थापना किया गया था। ध्यान रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह की स्थापना 1893 के आसपास। ठीक है, डीके कर्वे का पूरा नाम, जैसे कि इनको धोंडो केशव कर्वे भी कहा जाता है, अन्ना कर्वे के नाम से भी इनको जाना जाता है। स्वतंत्रता के पहले देखेंगे खासकर महिलाओं को सशक्त बनाना या फिर विधवाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, इसमें देखेंगे कई सारे कार्य इनके द्वारा किया गया था। जैसे कि 1895 में देखेंगे तो विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना किया गया था, जिसको 1896 में नाम बदल के विधवा विवाह प्रतिबंध कर दिया गया। विधवा विवाह प्रतिबंध कर दिया गया। 1893 में उसकी स्थापना की गई थी ना, विधवा पुनर्विवाह संघ 1893 में, और 1895 में उसका नाम बदल के यहाँ पे कर दिया गया विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली। 1896 में उन्होंने हिंदू विधवा गृह संघ की स्थापना की थी। हिंदू विधवा गृह संघ की स्थापना की थी। उसके बाद है यहाँ पे एक और नाम है JD बेथुन है यहाँ पे।
इनके द्वारा कलकत्ता में बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इनके भी बारे में देख लेते हैं। जेडी बेथुन कौन थे? ये भी एक बैरिस्टर कह सकते हैं या फिर गवर्नर जनरल की परिषद के विधि सदस्य थे और एक एंग्लो इंडियन वकील भी थे। 19वीं शताब्दी के भारत में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी इनको जाना जाता है और इनके द्वारा कलकत्ता में, जैसे मैंने बताया, कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद है यहाँ पे ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। 19वीं सदी में देखेंगे तो ये भी कई सारे सुधार इनके द्वारा भी किया गया था, जैसे कि 1856 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके प्रयासों से पारित किया गया था। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पे बीएम मलाबारी। अब जो बच जा रहा है, बाल विवाह विरुद्ध संघ प्रारंभ करना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक ध्यान रखिएगा, ठीक है, पारसी समाज सुधारक थे, पारसी समाज सुधारक, ठीक है, बीएम मलाबारी, इन्हीं को बोला जाता है, ये नाम से आप लोग वाकिफ हो गए। बेहराम जी, ठीक है, मलाबारी बोला जाता है। इनके द्वारा जीवन भर बाल विवाह और जबरन विधवापन के खिलाफ यहाँ पे अभियान चलाया गया था। 1885 में इनके द्वारा भी एक सामाजिक सुधार और मानवीय संगठन के रूप में सेवा सदन की स्थापना की थी। 1885 में सेवा सदन की स्थापना की गई थी। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित रखते थे? बुंदेलखंड, मालवा, मारवाड़, मेवाड़। इसका उत्तर बताने से पहले मैं शेर शाह के द्वारा कही गई कुछ बातों को रखता हूँ। देखिए, जैता और कुंपा के बारे में शेर शाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरा के लिए दिल्ली को खो देता। अब किस लिए कहा था? तो जैता और कुंपा ने जिस प्रकार से लगभग 5,000 छोटी सेना के साथ लगभग 80,000 अफगानों का मुकाबला किया था, सोचिए इतनी भयंकर लड़ाई थी वो कि एकदम शेर शाह सूर्य भी ढल गया था और बोला था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए कहीं दिल्ली को खो देता। तो ये किसके बारे में बोल रहा है? जैता और कुप्पा के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं देखेंगे? मारवाड़, ध्यान रखिएगा, मारवाड़। 1544 की एक घटना है, मारवाड़ को जीतने के लिए शेर शाह ने योजना बनाई हुई थी और देखेंगे तो उसकी योजना को बिल्कुल ही टक्कर देते हुए जैता और कुप्पा ने, देखेंगे तो अब तक का सबसे बहादुर, खासकर राजपूत सेनानियों में से जिस तरीके से युद्ध लड़ा, और वो युद्ध को आज भी देखा जाए तो करो या मरो के रूप में भी जाना जाता है। करो या मरो तो ये सबको पता है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन कभी कभी यहाँ पे दे सकता है, ठीक है, करो या मरो का संबंध किससे है? तो जैता और कुप्पा। ध्यान रखिएगा, 5,000 राजपूत सैनिक लेके माना जाता है कि 80,000 अफगान सैनिकों पे ये लोग पूरी तरीके से, ठीक है, टूट पड़ा था। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन। अब इसमें आपको, ठीक है, जनरल अगर एनालिसिस करेंगे तो आसानी से इसका सही टिक भी कर पाएंगे। देखेंगे तो जिसकी संख्या जितनी अधिक है, स्वाभाविक सी बात है कि उनका परसेंटेज जो दर होगा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आपको देखने के लिए मिलेगा। जिनकी संख्या जितनी कम होगी तो उसमें से देखेंगे तो अधिकतर मात्रा में वे शहरों में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और यही ठीक हुआ है 2011 के सेंसस के अनुसार। जैन धर्म के साथ 80% जो जैन जो लोग हैं, ठीक है, कस्बों शहरों में रहते हैं। वहीं अगर हम लोग हिंदुओं की बात करें तो लगभग 29% हिंदू शहरों में रहते हैं। मुस्लिम देखेंगे तो लगभग 40% मुस्लिम, ठीक है, शहरों में। और ईसाई की बात करें, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ईसाइयों का भी रेशियो वही है, लगभग अराउंड, ठीक है, 40% के आसपास। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें काल क्रम अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित कीजिए।
तो आपको पता है कि उत्तराधिकारी को लेके खासकर मुग़ल काल के शाहजहाँ के बाद से काफ़ी सारे युद्ध हुआ। ऐसे ही कुछ युद्ध आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप से फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। औरंगजेब, कई सारे युद्ध लड़ा गया। जैसे कि अगर हम लोग नंबर 1 यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले इसने शुरुआत यहाँ पे कहाँ से किया हुआ था, लगभग देखेंगे तो धर्मत की लड़ाई से इसने शुरुआत किया हुआ था। धर्मत की लड़ाई, धर्मत की लड़ाई 1698 के आसपास, अप्रैल के आसपास हुआ है, अप्रैल 1658 के आसपास, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले जाएंगे, 2 महीना पहले पीछे जाएंगे तो बनारस के पास, ध्यान रखिएगा, शुजा की पराजय हुई थी। बनारस के पास शुजा की पराजय 1658, इसीलिए एग्जाम देखिए यहाँ पे बहुत कम्प्लेक्स चीज़ को पूछ लिया है। उसके बाद यहाँ पे होगा लगभग देखेंगे तो सामूगढ़ की लड़ाई हो जाएगा। सामूगढ़ की लड़ाई मई, देख रहे हैं लगातार हो रहा है, 1658। और फिर लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे देवराय की लड़ाई, देवराय की लड़ाई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बनारस के पास शुजा की विजय। देखेंगे तो इसमें औरंगजेब पूरी तरीके से उत्तराधिकार को लेके दारा सिकोह का कट्टर यहाँ पे दुश्मन बन चुका था, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसी दरमियान देखेंगे तो दारा सिकोह ने सुलेमान सिकोह के नेतृत्व वाली, लगभग फरवरी 1658 के आसपास की बात है, बनारस के पास यहाँ पे शाह शुजा को ये हराया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है दूसरा, यहाँ पे देख पा रहे हैं आ जाएगा उसके बाद धर्मत का युद्ध, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच ये भी लड़ा गया था। सामूगढ़ का युद्ध हो जाएगा लगभग मई 1658 में। इसमें दारा सिकोह और उसके भाइयों को, ठीक है, दारा सिकोह और उसके जो भी भाई थे जैसे औरंगजेब वगैरह, या फिर औरंगजेब मुराद ने उसको यहाँ पे हराया हुआ था साथ मिलके दारा सिकोह को। आगे चल के फिर से देवराय की लड़ाई होगा, और देवराय की लड़ाई में देखेंगे तो फिर से लड़ा गया। तो करेक्ट यहाँ पे सीक्वेंस आप अरेंज कर सकते हैं इजीली, 2 4 3 1, 2 4 3 1। यहाँ पे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ देवता है और दूसरे तरफ यहाँ पे प्रतीक दिया गया है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। जैसे शिव है, शिव का संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा? त्रिशूल से हो जाएगा। जैसे कि शिव जो भगवान है, खोपड़ी की माला को पहनाते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है, खोपड़ी की माला पहने हुए, गले में सर्प लगाए रहते हैं। इसके अलावा हाथ में देखेंगे तो एक मृग, एक त्रिशूल, छोटा सा डमरू, सब आपको दिखाई देगा, गर्दन पे पूरा खोपड़ी लटकाए हुए। उसी तरीके से हम लोग विष्णु की बात करें तो इनका संबंध हो जाएगा यहाँ पे चक्र से। इसके अलावा विष्णु के प्रतीक चिन्ह के रूप में देखेंगे कमल, गदा, शंख, धनुष, तलवार, सब उनके हाथों में आपको दिखाई देंगे। गणेश के बारे में देख लीजिए, आपको गणेश भगवान के बारे में प्रतीक के रूप में अगर देखा जाए यहाँ पे रस्सी या फंदा, खासकर देखेंगे प्रतीक के रूप में रस्सी, फंदा या हाथी का चेहरा। सरस्वती हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इनके प्रतीक के रूप में बीड़ा, सफ़ेद रंग, कमल, ठीक है, बीड़ा, सरस्वती, नदी, किताब, ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का हो जाएगा 3। उसके बाद फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं व्यापारिक संघ दिया है और एक पार्टी भी दिया हुआ है, पार्टी संबंधता। बारी बारी से देखते हैं हम लोग। नंबर 1 है यहाँ पे अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, चलिए मैं इजली आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भारतीय मजदूर संघ की। इसकी स्थापना हुई थी
1955 को, ध्यान रखिएगा 23 जुलाई 1955 को दत्तोपंत ठेंगड़ी ने इसकी स्थापना की हुई थी। तो यहाँ पे इसका संबंध हो जाएगा वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय मजदूर संघ, ठीक है, इसमें आरएसएस वगैरह के लोग थे सब। उसके बाद है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 1947 को, 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से की गई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ से भी संबंध रखता है, ठीक है। तो इसका लिंक हम लोग कर सकते हैं, बी का यहाँ पे हो जाएगा 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद यहाँ पे है सी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1 मई 1949 को इसकी यहाँ पे स्थापना की गई थी कलकत्ता में और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखता है। उसके बाद लास्ट में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस देखेंगे तो ये भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से यहाँ पे संबंध रखता है, लेकिन उस समय देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का गठन हुआ था। तो डी का हो जाएगा यहाँ पे, ई हो जाएगा, डी का 2 होगा और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सी का, आती हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ध्यान रखिएगा मार्क्सवादी, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे क्रम दिया हुआ है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। तो इसके बारे में आपको बता दूं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन, ठीक है, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन की स्थापना देखा जाए तो इन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पे किया गया था। इनके बारे में देख लेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नंबर 1 है यहाँ पे यतीन्द्रनाथ, इन्हीं को यहाँ पे जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है, जतिन दास के नाम से जाना जाता है। ये भी एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और क्रांतिकारी थे। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद से लाहौर सेंट्रल जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। तीनों में ये चीज़ देखेंगे कॉमन है, तीनों के तीनों ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सब क्या है, सदस्य हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे संस्थापक के रूप में मौजूद है। उसके बाद है यहाँ पे अजय घोष, अजय घोष ये भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता में से एक थे। उसके बाद है फणींद्रनाथ घोष, देखा जाए तो ये पहले रिवोल्यूशनरी पार्टी के एक प्रमुख सदस्य थे और सरकारी गवाह बन के माना जाता है, ठीक है, बनकर, ठीक है, धोखा भी दिया था और सबूत प्रदान किए गए थे जिसके कारण लाहौर साजिश मामले में क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी फणींद्रनाथ घोष के केस में। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे ध्यान रखिएगा हो जाएगा, ठीक है, डी। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कबींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया हुआ था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, उसके बाद है हुमायूं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, शाहजहां। मुगल काल भारत की संस्कृति के इतिहास में एक शानदार युग का ही निर्माण करता है और इसी में देखेंगे तो शाहजहां के शासन काल में कबींद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित को शाही संरक्षण दिया गया था और पंडित जगन्नाथ ने ही रास गंगाधर और गंगा लहड़ी की रचना की हुई थी। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे पंडित जगन्नाथ, इनकी 2 रचना है, रास गंगाधर और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे गंगा लाहिड़ी, गंगा लाहिड़ी।